20 साल पहले मेरे पिता ने 29 विधायक जिताकर पार्टी को सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर गए थे और एक बार फिर मेरे पास ये मौका है। अलौली की मैंने मांग ही नहीं की थी कि आज नहीं तो कल संभवतः चाचा जी वहाँ से मेरे भाइयों में से किसी को शायद चुनाव वहाँ से लड़वाएंगे। बिल्कुल मेरा इतिहास ही ऐसा रहा है कि ये मानना ज़्यादा कठिन नहीं होता कि मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में शायद कोई दरार हो। ईमानदारी से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आऊँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। आपकी शादी अरे प्रभु कतई ही ना पूछें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं इसलिए कि बिहार का चुनाव है और आपने चाहा था जितनी सीटों पर लड़ना, लगभग उतनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप अपने पिताजी की तरह हार्ड बार्गेनर हैं। मैं इसको हार्ड बार्गेनर नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है मैं बहुत लॉजिक के साथ गठबंधन के भीतर मैं बैठता हूँ और इसीलिए मैं जो संख्या अपने जहन में भी रखता हूँ मैं बहुत प्रैक्टिकल संख्या में रखता हूँ। 30 के आसपास का ही हम लोगों ने सोचा था। हाँ। और उसके पीछे कारण था मेरा, क्योंकि हम लोग की लड़ाई विद इन द अलायंस सीटें जीतने की नहीं है कि गठबंधन के भीतर किसको कितनी सीटें मिल गई, ये जीत के हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इवेंचुअली कितने हमारे विधायक जीतकर विधानसभा जाते हैं वो मायने रखेगा। तो ऐसे में ही मैं शुरू से ही मैं इस बात को लेकर स्पष्ट था कि 100 से नीचे मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी चुनाव लड़ रही है, मुझे ही स्वीकार नहीं है। वो भी तब जब सामने 100 सवा 100 और अब तो जब राजद की सूची आई तो आई थिंक 143 सीटों पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं खुद ही मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़े। तो जब भाजपा 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड 101 102 मैं मान के चल रहा था कि उस वक्त ज़्यादा लड़ते हैं। तो हम लोग के पास ले दे के बचती 40-42 सीटें। तो मैंने शुरू से ही गठबंधन में ये ऑफर रखा था कि हम लोग को हर लोकसभा पे फॉर्मूला तय कर देना चाहिए कितनी विधानसभा का। तो 6 का ये आंकड़ा निकल कर आया। उसमें मुझे 1 सीट का नुकसान ही हुआ है, बल्कि क्योंकि 6 पंजे 30 होता है, मुझे 29 मिली। बट जब मेरे पास 29 आई तो मैंने इसको एक शुभ संकेत के तौर पर देखा, क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे पिता ने 29 विधायक जिताकर पार्टी को सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर गए थे और एक बार फिर मेरे पास ये मौका है 29 विधायक जिताकर पार्टी को फिर उन्हीं ऊंचाइयों पर लेकर जाने का। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी लोकसभा है उसके हिसाब से आपने लिए। लेकिन एक चीज़ मैं मिसिंग देख रहा हूँ, आपने 5 लोकसभा सीटें जीती है और इन 5 लोकसभा सीटों में आपको सिर्फ 2 सीट मिली है, एक सिमरी बख्तियारपुर और दूसरा महुआ। बाकी सब आपके 5 लोकसभा सीट से बाहर है। तो क्या ये दिक्कत वाली बात तो नहीं है? मैंने वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने ये कैलकुलेशन अभी तक किया नहीं है कि लोकसभा, क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा को आधार नहीं बनाया था। अब जैसे परबत्ता वाली भी है, वो भी तो खगड़िया में ही है हम लोग के, वो भी हम लोग के पास आई है। सिमरी बख्तियारपुर हम लोग के पास आई है, महुआ हम लोग के पास है। खैर बहरहाल मैंने उसमें मैंने नहीं विनेबिलिटी जहाँ पे हम लोग के प्रत्याशियों, खास तौर पे मेरे पार्टी का कैडर जहाँ पे मेहनत कर रहा था, मेरे लिए उनके लिए सीटें पहले निकालना ज़्यादा ज़रूरी था। शुरू में जब ये सब तस्वीरें चलती थी और मेरी बॉडी लैंग्वेज रीड की जाती थी कि चिराग आज उतने खुश नहीं हैं, तो थोड़े परेशान लग रहे हैं, तो नाराज़ लग रहे हैं, वो ना नाराज़गी थी ना कुछ, क्योंकि संख्या तो शुरू में ही तय हो गई थी इस फॉर्मूले के आधार पर। और मोटा मोटी मैं भी 30 के आसपास आई वॉज वेरी संतुष्ट एंड वेरी कंटेंट। बट माई कंसर्न, माई बिगर प्रॉब्लम वॉज कि मेरे जो पार्टी के पुराने नेता हैं जिन्होंने मेरे पिता के साथ काम किया पिछले 3-4 साल में, पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में मेरा साथ दिया, उसमें से मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैं समावेश करा सकूं। सबका कराना संभव नहीं है। 137 सीटों पे मैं चुनाव लड़ा था, पार्टी टूटी, बट उसके बाद भी लगभग 105 के आसपास मेरे पुराने प्रत्याशी मेरे साथ मजबूती से थे। अब कहाँ वो 100 और कहाँ 29, तो एक बड़ी संख्या थी जिनका दुखी, नाराज़, आक्रोशित होना स्वाभाविक है, बट वो चीज़ मुझे भी दुख देती। तो ये समय जो लगा ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को समाहित करने में लगा कि मैक्सिमम लोग उसमें एकोमोडेट हो जाएं। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि किसकी लोकसभा में कितनी सीटें आ रही हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं क्योंकि वहाँ आप जीते हैं तो वो आपका मजबूत। हाँ, राइट, ये एक नज़रिया है देखने का। दूसरी बात कि आपका अपना गाँव, शहर बन्नी, वो मिसिंग है जो अलौली विधानसभा में आता है। देखिए मैंने हुआ क्या, जब 29 सीटें हम लोग को मिली तो उसके बाद हम लोग से एक पूल मांगा गया 35-38 सीटों का। और अगर उसमें से नहीं सीटें पूरी होती 29 की 29 तो और 15 सीटों का पूल हम लोगों से बाद में मांगा जाता, ये कहा गया था। बट उन्हीं 38 सीटों का जो बफर हम लोगों ने दिया था उसी में से ही हम लोग की 29 सीटें फाइनल हो गई थी। बट उसमें कहीं पे भी, आपने मेरे गांव का जिक्र किया, शहरबनी है जिस विधानसभा में आता है वो अलौली विधानसभा, अलौली की मैंने मांग ही नहीं की थी, क्योंकि मैं मानता था, जानता था कि आज नहीं तो कल संभवतः
चाचा जी वहाँ से मेरे भाइयों में से किसी को शायद चुनाव वहाँ से लड़वाएंगे। और मैं इसको राजनीतिक पारिवारिक लड़ाई में इसको नहीं बनाना चाहता था। इसको राजनीतिक दृष्टि से ही मैं बहुत स्पष्ट रखना चाहता था। कल को वो सीट मेरे पास आती, मेरे प्रत्याशी, मेरे भाइयों के बीच में लड़ाई, ये बहुत पारिवारिक विषय बन जाता। और मैं अब इन सब चीज़ों से बहुत बाहर निकल चुका हूँ। अच्छा, ये अच्छी बात है। हालांकि पता नहीं वो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने भांजे हैं वो किसी दूसरे से, हम लोग लगता था कि वो लोग अलौली से लड़ेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे सीट से लड़ रहे हैं। वो गरखा की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि वो एक मजबूत सीट है हम लोग की, और वहाँ से उनकी दावेदारी भी मजबूत रहेगी। मैंने प्रयास किया है कि मेरी पार्टी के ऊपर जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं उसको मैं जितना सीमित कर सकूं। और इस बार 29 में से मात्र एक परिवार के सदस्य को मैंने टिकट दिया, बट मैं मानता हूं कि ये मजबूत सीटों में से है हमारी। अच्छा अच्छा, ये बीच में ये बात चर्चा चलती थी कि जब आपको 29 सीटें मिल गई तो फिर पता चर्चा चली कि नीतीश जी नाराज़ हो गए हैं और सोनवर्षा में सीट कट गया है, वो शायद आपके हिस्से में जाने वाला है, ये वो। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई थी? कोई सच्चाई नहीं है। एक तो होता क्या है ना, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ पता नहीं मेरी ये सोच सही है कि गलत है। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस। जब नेगोशिएशंस होते हैं मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं मीडिया से इंटरेक्ट करना मैं बंद कर देता हूँ। और ये मैंने हमेशा किया है। भले ये 2015 मैंने 2014 से ही, उस वक्त भी मैंने ना के बराबर कोई मीडिया इंटरेक्शन किया था जब तक नेगोशिएशन चल रहे थे, और तब से लेके अभी तक मैंने ये मेंटेन किया है। ऐसे में मैं इस बार भी मैं खामोश था पूरी तरीके से। और मैं भी न्यूज़ में सुन रहा था कि मैं नाराज़ हूँ तो मुख्यमंत्री जी नाराज़ हैं। और जिन सीटों की सूची आ रही थी, जिसमें से आपने सोनबरसा का आपने जिक्र किया, ये मेरी उन 38 सीटों की सूची में गई ही नहीं थी, मैंने मांगी ही नहीं थी। और यही कारण था कि वो पहले ही जनता दल यूनाइटेड को वो दे दी गई थी। जैसे हम लोग के साथ भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो जितने राउंड्स ऑफ मीटिंग होती थी, तो सबसे पहले हम लोग की 15 सीटें हम लोग की क्लियर हुई, फिर उसके बाद हम लोग की 5 सीटें क्लियर हुई, फिर उसके बाद हम लोग की 3 सीटें क्लियर हुई, फिर हम लोग की 4 सीटें क्लियर हुई। तो स्टेप बाय स्टेप ये क्लैरिटी हम लोग को आ रही थी। तो जनता दल यूनाइटेड को वो सीटें बहुत पहले ही, भले वो राजगीर की हो या सोनबरसा की हो, ये पहले ही क्लियर कर दी गई थी। मोरवा की सीट पे ज़रूर हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे, पर मैं मानता हूँ उनकी सिटिंग थी और ये सब। तो ऐसे में कई ऐसी सीटें जिस पे हम लोग की कोई दावेदारी थी ही लेकिन नहीं। मीडिया में सारी चर्चाएं आती रही कि उसकी वजह भी ये रही कि पिछले चुनाव में आप में और जदयू में एक खटास का संबंध बिल्कुल, रहा। मेरा इतिहास ही ऐसा रहा है कि ये मानना ज़्यादा कठिन नहीं होता कि मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में शायद कोई दरार हो, क्योंकि 2020 के पन्नों को हर कोई पलट कर इसका आंकलन करता है। हाँ, तो इसलिए भी ऐसा रहा। एक तो सवाल और है कि आप जब चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो ये खूब चर्चा होती थी कि आप बिहार आना चाहते हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद आप भी चुनाव लड़ें। मैं बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहता था, और बल्कि मेरा आखिरी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई थी हम लोग की, तो संसदीय बोर्ड की बैठक में अधिकांश फैसलों के लिए मुझे अधिकृत कर दिया गया था कि सीटों की संख्या डिसाइड करने के लिए मैं अधिकृत था, सीटों का चयन करने के लिए मैं अधिकृत था, प्रत्याशियों का चयन करने के लिए मैं अधिकृत था। बट एक एजेंडे को पार्लियामेंट्री बोर्ड ने होल्ड कर लिया था, वो था मेरा चुनाव लड़ने का। उस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये मत था कि एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, फिर दोबारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और फिर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हम लोग फैसला करेंगे। और मैं खुद ईमानदारी से मैं चुनाव लड़ना चाहता था। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आऊँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं, तो मैं चाहता था कि मैं बिहार आऊँ, मैं चुनाव लड़ूँ। पर क्योंकि नेगोशिएशंस होते होते डिले इतना हो गया और नॉमिनेशन में समय कम बचा था, तो या तो मैं अपने प्रत्याशियों का नॉमिनेशन करवाता या खुद का करता, तो ऐसे में समय ही नहीं बचा। फिर आप अगर लड़ते या लड़ना चाहेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? मुझे लगता है मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इस पे अध्ययन किया ही नहीं है, पर मेरी पार्टी ने किया है। मेरे बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी, चुनाव और संगठन के हमारे प्रभारी अरुण भारती जी से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो उनके पास ज़रूर इसका जवाब होगा, क्योंकि पार्टी ने ज़रूर इसमें मंथन करके 2-3 सीटें शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं। बट क्योंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में आया नहीं, तो अभी तक मेरे समक्ष भी इसको लेके कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन आपका जानकारी में तो होगी नहीं? नहीं, मेरे पास ये आया ही नहीं है विषय अभी तक। अच्छा, आपका मन क्या है? बिहार का बेटा हूँ, चाहूँगा कि बिहार की कोई भी सीट जहाँ से मुझे प्यार मिले, बट कोई एक सीट मैंने चिन्हित करके रखी हो या जहन में रखी हो। एक प्रस्ताव खूबसूरत आया था जिस पर मैंने ज़रूर सहमति दी थी। एक ये भी प्रस्ताव था कि मुझे किसी सामान्य सीट से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उस बात को लेकर भी मैं उत्साहित था
कि हाँ ये होना चाहिए, ताकि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ रिज़र्व सीट पर ही अनुसूचित जाति चुनाव लड़के जीत सकती है, मैं उस दायरे को भी बढ़ाना चाहता था। अब एक अलग तरह का सवाल है कि जैसे यूपी में हम लोग देखते हैं कि मायावती जी ने दलितों की एक पार्टी बनाई, बहुत मजबूत पार्टी बनाई, कई बार सीएम बनी। बिहार में एक मिसिंग है और आपके पिताजी भी उस स्थिति में आते-आते रह गए। और क्या आप नहीं सोचते हैं कि ऐसी कोई मजबूत पार्टी बने जो आपकी अपने मतलब मजबूती के साथ हो? आपकी पहचान भी ले दे के होती है कि आप एक जाति तक सीमित हैं। देखिए, मैं खुद अपने आप का विस्तार करने के क्रम में हूँ। मैं जात पात धर्म मज़हब में खुद विश्वास नहीं रखता हूँ। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं मानता हूँ कि बिहार और बिहारियों का सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार की इस जातीय व्यवस्था ने और सांप्रदायिकता में बांटने वाली राजनीति ने ही बिहार को बर्बाद किया है। ऐसे में मैं खुद इस व्यवस्था को तोड़ने की मैं सोच रखता हूँ। मेरा खुद का एक एमवाई समीकरण है। मुझे तकलीफ़ होती है जब आज के युवा भी उसी पुराने ढर्रे की राजनीति पे चलते हुए बिहारियों को जाति में बांटेंगे, सांप्रदायिकता में बांटेंगे और एकदम तमगे की तरह सीने पर लटका के घूमते हैं एमवाई समीकरण को, जिसमें उनके एम में सांप्रदायिकता है और वाई में पूरी तरीके से जातीयता है। ऐसे में मेरा अपना एक एमवाई समीकरण है जिसमें मेरे एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं और मेरे वाई में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। मैं इस एम वाई समीकरण को मैं साथ देकर चलना चाहता हूँ। मैं खुद अपने उस दायरे को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि वो दायरा बढ़ रहा है। मेरे पिता की लेगेसी एक तरफ अगर हम रखें, मात्र 2.5-3 साल हुए हैं मेरी पार्टी को बने हुए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अगर मैं जिक्र करूँ, इन 2.5-3 सालों में 1 सांसद से 5 सांसद तक पहुँचे, 0 विधायक से, और 0 इसलिए क्योंकि जो मेरा एक विधायक जीता था वो भी जदयू में चला गया, 0 विधायक से 29 विधायक तक हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक अच्छी छलांग है। बट हाँ, आने वाले सालों में 2030-2035 के चुनाव में पार्टी और मजबूती से अपने आप को सामने रखेगी, ये विश्वास है मेरा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बिहार के दलित हैं और ख़ास तौर पर जो बहुत ऐसे इलाके में दलित हैं जो जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंचा, अभी जाति जनगणना के आंकड़े भी बता रहे हैं, उनके लिए अलग से किया जाना चाहिए कुछ? अगर आप कहें कि जाति प्रथा खत्म हो रही है, लेकिन उन पर तो समानता वाली स्थिति आई नहीं है ना। देखिए, अफसोस इसी बात का है कि भले हम लोग कितना बोल लें, मैं कितना कह दूं कि भाई मैं जात पात में मैं नहीं मानता, बट जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, आज भी जातीयता के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। आज भी हम लोगों को कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे एक दलित युवक को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक पुलिस अधिकारी को दलित होने की वजह से अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता है। एक बड़े नेता को मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये उदाहरण आज भी हमारे समाज में है और इसीलिए मैं शिक्षा को इतना महत्व देता हूँ कि जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, हम लोग इसी व्यवस्था में हम लोग उलझे रहेंगे। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जहाँ हम लोग समावेश की बात करते हैं तो वहीं ऐसे उदाहरण कारण बनते हैं समाज के इस वर्ग को जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, जिनके साथ भेदभाव किया गया है, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाकर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया जाए। इसीलिए जब जाति आधारित जनगणना का जिक्र आया था, मैंने उसका समर्थन भी इसीलिए किया था। उस वक्त मेरे ऊपर भी कई आरोप लगे थे, उठाए गए थे सवाल कि भाई एक तरफ तो आप जात पात धर्म मज़हब को ख़त्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े होने ज़रूरी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कई बार ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी नीति निर्माण करती हैं ऐसी जातियों को या ऐसे समुदाय को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। ऐसे में ज़रूरी है कि उन जाति के आंकड़े कम से कम सरकार के पास ज़रूर हों, ताकि उसके अनुपात में राशि का आवंटन किया जा सके, उनकी वास्तु स्थिति के आधार पर उन योजना को ड्राफ्ट या रीड्राफ्ट किया जा सके। तो मैं मानता हूँ यू आर राइट कि ऐसे समयों में एक विशेष हैंड होल्डिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। एक सवाल और है कि आप अपनी पहचान बताते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, और इससे क्या होता है कि आपकी जो पार्टी अपनी है तो ऐसा लगता है कि वो पार्टी हमेशा के लिए बीजेपी के साथ अटैच है, उसकी कोई अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं है। आप हनुमान क्यों कहते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ या बाबा चौहरमल हूँ? हनुमान क्यों कहते हैं? मेरे प्रधानमंत्री के प्रति जो मेरा समर्पण रहा है, ये व्यक्तिगत आधार पर है। मेरे पिता की उम्र के हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद विपरीत परिस्थितियों में जब मेरी पार्टी, मेरा परिवार टूटा,
देश का एक प्रधानमंत्री हर दूसरे तीसरे महीने आपको फ़ोन करता है, आपके परिवार का हालचाल जानता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है ये पूछता है। नहीं ज़रूरत थी ना उनको, मैं तो गठबंधन से भी तब तक अलग हो गया था। जिस तरीके से उन्होंने मेरा ध्यान रखा, और ये हनुमान प्राकरण अगर आप इसको रिकॉल करेंगे ये कैसे मेरे साथ जुड़ा है मैं इसको भी बता दूं। क्योंकि सबसे पहली बार ये शब्द इस्तेमाल मीडिया के माध्यम से ही हुआ था, क्योंकि 2020 का चुनाव चल रहा था और मैं अलग चुनाव लड़ रहा था। उस वक्त ये दबाव मेरे ऊपर डाला गया था कि मैं प्रचार में कहीं पे भी प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और मैं नहीं करता भी भाई। मैं राजनीतिक तौर पे इतना जानकार हूँ कि मैं जिस गठबंधन में नहीं हूँ उनके नेता का मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ उनकी तस्वीरों का। तो उस वक्त जब ये दबाव मुझ पर डाला जा रहा था तो जवाब देते हुए मैंने कहा था कि भाई मुझे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीरें होर्डिंग बैनर पोस्टर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं, दिल चीर के देख लोगे तो समझ में आएगा। तो अगले दिन मैंने एक राष्ट्रीय अखबार में देखा कि मेरी एक हनुमान की तस्वीर बनी हुई है और दिल चीरा हुआ है, एक कैरिकेचर बनाया गया था और वहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। बट बहरहाल मेरा समर्पण उनके प्रति है, ये तो व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है, और ये पूर्णतः मेरी व्यक्तिगत रिश्तों का ये विषय है, इसका राजनीतिक दृष्टि से कोई लेना नहीं। लेकिन इसके जुड़ी जुड़ी कई खबरें चलती है कि कहा जाता है कि चिराग अगर भाजपा में आ जाएं पूरी पार्टी के साथ तो भाजपा का नेतृत्व, चूँकि यहाँ नेतृत्व की एक दिक्कत रही है, इस तरह की चीज़ें भी चलती है। ये भी कहा था कि आरएसएस भी चाहता है कि आप ये ऐसी बातें मैं भी कई बार गाहे बगाहे मेरे भी कानों से गुजरती हैं। बट एक बात बहुत तय है, एक बात बहुत स्पष्ट है, ये निर्णय मेरा हो ही नहीं सकता है। मैं अकेले अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, उसका दावेदार बना दिया जाएगा, इसके लिए मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के करोड़ों समर्थक जो कि अक्रॉस द कंट्री रादर अक्रॉस द ग्लोब हैं, बट क्योंकि चुनावी दृष्टि से महत्वाकांक्षा रखने वाले समर्थक भारत में ज़्यादा हैं, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री वो लोग हैं, मैं उनकी उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचा सकता अपनी पार्टी का विलय किसी पार्टी में करके। ऐसे में उनकी उम्मीदें रहती हैं अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं। अब नागालैंड में मेरे विधायक हैं, झारखंड में मेरे विधायक हैं, दिल्ली में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, डाउन साउथ तमिलनाडु कर्नाटका मेरे पिता को मानने वाले इतने लोग हैं, मेरी पार्टी के साथ जुड़े हुए वो लोग हैं। मैं कैसे एक ही झटके में उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दूँ अपना विलय किसी और पार्टी के साथ करके? मान के चलते हैं कि हम लोग नहीं विलय करेंगे, ये असंभव है। अच्छा, अब 2-3 छोटे-छोटे सवाल। एक तो प्रशांत किशोर जी और आपके बीच में बहुत ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा वाइब्स है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पता नहीं क्या बातचीत होती है। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी ने आपके ही उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि हुलास पांडे जी ने उनके कैंडिडेट को ज़बरदस्ती नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया है। देखिए, ये रीच आउट की एक पॉलिसी हम लोग की रही है और मैं मानता हूँ कि ये करना चाहिए। मैं खुद पिछले 3-4 दिन से शाम को जितना समय मुझे मिलता है मेरे पार्टी का, अब जैसे मैं 137 सीटों पे जो मैं बोल रहा था मैं चुनाव लड़ा, आज 29 सीटों पे लड़ रहा हूँ। कितने मेरे ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिनको उम्मीद थी कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिला। 29 सीटों पे कितनों का आप समावेश आप कर पाइएगा। पर जो लोग नाराज़ हैं, मैं मानता हूँ कि उनमें दुख होगा, दुख आक्रोश में परिवर्तित होगा, आक्रोश कई तरीके के बयानबाजी में जाएगा और संभवतः आप विकल्प की आप तलाश करेंगे। बट ऐसे में ये पार्टी की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है कि भाई जो मेरे साथ दुख सुख के समय रहा, आज जब वो दुखी, मैं कम से कम उसको बुलाऊं तो, बैठाऊं तो, समझाऊं तो, अपनी परिस्थिति से भी उसको मैं वाकिफ कराऊं और उसको बताऊं कि भविष्य के लिए पार्टी तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। मैं उसको बेसहारा तो नहीं छोड़ सकता। ऐसे में पार्टी ने, भाजपा ने भी रीच आउट करने का प्रयास किया। हर वो व्यक्ति जो इस प्रयास से सहमत हुआ, वो पार्टी में, भाजपा में हो या गठबंधन में, वो वापस आया। मैं खुद ये प्रयास कर रहा हूँ और ये प्रयास हर दल को करना चाहिए। आज ऋतु जायसवाल जी के लिए मुझे दुख होता है भाई, वो एक पढ़ी लिखी महिला, वो मुझसे लड़ी है वो अपनी पार्टी के लिए, आज उस पार्टी ने आपको सड़क पे छोड़ दिया। भाई हो सकता है, बिकॉज आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, आई डू अंडरस्टैंड कि शायद आपके पास नहीं ऑप्शन है उनका समावेश कराने का। आपने प्रयास भी किया होगा बट नहीं हो पाया होगा। बट कम से कम आप उनको बैठाइए, तो उनसे बातचीत तो कीजिए, उनका दुख सुनिए, उनकी नाराज़गी सुनिए, उनके गुस्से को आप लीजिए, पर कम से कम उनको बैठाइए, शांत कीजिए। ये प्रयास हमारे गठबंधन ने किया, जो माने वो बैठे हमारे साथ,
जो नहीं माने, अब इसको कोई कहे कि भाई दबाव डाला, ये गलत। दबाव डालना होगा तो फिर भाई सारी सीटों पे कोई नहीं डालेगा, गिनी चुनी सीटों पे क्यों डालेगा? ये तो विचारधारा की सहमति है जिसके आधार पर वो माने। अब हम कुछ पर्सनल सवाल हमारे यहाँ के, दो ही सवाल है। हमारे डिप्टी एडिटर ने आपसे पूछने कहा है, अंजुम शर्मा है, बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने कहा है कि आप पूछिएगा चिराग जी से कि वो हाथ पे इतना कलेवा क्यों मानते हैं। मैं स्पिरिचुअल रहा हूँ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बचपन से मेरा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मेरा रहा है। मेडिटेट करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, साधना करता हूँ अपने आप को ग्रेविटी देने के लिए। राजनीति में इतनी उथल फुथल, 100 बातें आपके बारे में कही जाती हैं, सही गलत, ऐसे में धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सही फैसला आप ले सकें, इसके लिए आपको संयमित होना ज़रूरी है। अब जैसे सीटों के बंटवारे के वक्त ही जब न्यूज़ लगाओ चिराग नाराज, चिराग की इतनी सीटों की मांग, जबकि मुझे पता है कि मेरे ड्राइंग रूम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। अब इसमें या तो मैं इंस्टेंटली रिएक्ट कर सकता हूँ, जो नहीं करना चाहिए। अब जैसे अब आदरणीय गिरिराज जी हैं, उन्होंने कि भाई ये तो झुंझुना बजाने वाली, ये स्ट्राइक रेट को लेके झुंझुना, अब मुझे पता है कि वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। हर हफ्ते मैं उनसे कैबिनेट में मिलता हूँ, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं मैं जानता हूँ। हमेशा मेरी पीठ पे हाथ रखकर वो मुझसे बात करते हैं। अब आज उन्होंने, क्योंकि वो क्षणिक भर का गुस्सा था, आक्रोश था, बकरी की सीट चाहिए थी, अब यही आक्रोश तो मेरा भी था ना। मटिहानी की मेरी तो सिटिंग सीट थी, मुझे नहीं मिली। अब मैं भी तो एक क्षण में मैं ट्वीट कर दूंगा ना, क्या होगा, बात विवाद ही फैलेगा। ये धैर्य, मुझे हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं ध्यान लगा कर यहाँ पहुँचता हूँ, मैं पूजा पाठ कर मैं अपने आप को संयमित रखता हूँ। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है अपने आप को संयमित रखने का, बट ये संयम ज़रूरी है। राजनीति में अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, आप खुद को, गठबंधन को सब भूल जाएंगे। अब मांझी जी मेरे लिए कितना कुछ बोलते हैं, आपके हर ट्वीट के बाद उनका एक ट्वीट आ जाता है। अब मैं लोकसभा में उनके बगले में बैठता हूँ, उनके साथ में बैठता हूँ, कैबिनेट में बैठते होंगे। अरे मेरे पिता तुल्य हैं भाई वो, उनकी उम्र देखिए, मेरे पिता तुल्य हैं। जब वो मुझे अनुभव की कमी कहते हैं मुझ में, भाई आपके जितना अनुभव मैं नहीं ले सकता हूँ। आप मुख्यमंत्री रहे हैं मेरे प्रदेश के, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपकी उम्र, आपका तजुर्बा, तो मैं कैसे आपसे बात विवाद में उलझूँ और क्यों उलझूँ? मेरी हैसियत नहीं है उलझने की। तो ये सारी बातें मुझे वो संयम देते हैं जिसकी ज़रूरत राजनीति में। दूसरा, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि आपकी शादी, अरे प्रभु कतई ना पूछें। उनको मेरी तरफ से क्षमा बोलिएगा कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, बस इस सवाल का जवाब नहीं है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।